ये कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे आसान से। हमने ये सीखा था कि अगर फैक्टोरियल n हमारे पास हो तो उसमें किसी भी प्राइम नंबर की पावर कैसे निकालते हैं ना। तो एक तो सिंपल सा सवाल ये था, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। क्या तरीका बताया था? 60/5 करोगे कितना आएगा? 12 आएगा। अगर अब 5 की पावर निकालनी है तो 12 को फिर 5 से डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा? 2.4। 0.4 भाड़ में गया, कितना बचा? 2 को फिर 5 से करोगे कितना आएगा? 0.4। 0.4 में से 0.4 भाड़ में गया, कितना बचा? 0। खत्म हो गया। तो कितनी पावर आएगी? 14। भाई आओ, दरवाजा बंद करके आओ आगे के लिए। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये तो सिंपल सवाल था। अब ये था अपने पास 6 वाला। यहां पर हमें 6 की पावर निकालनी थी, लेकिन दिक्कत ये है कि मैंने जो फॉर्मूला बताया था, जो तरीका बताया था, वो सिर्फ प्राइम नंबर के लिए काम करता था। 6 कैसा नंबर है? कंपोजिट। तो यहां पर थोड़े हमें अलग जुगाड़ करने पड़ते हैं। हम स्ट्रेट वैसे सवाल नहीं कर सकते कि 50/6 कर लिया, फिर 8 आया, 8 को 6 से डिवाइड कर लिया, वो नहीं चलेगा। तुम्हें यहां पर सोचना ये पड़ेगा कि 6 किस किस प्राइम नंबर से मिलकर बने। ये मिलकर बने 2 से और 3 से। तो तुम 2 की पावर निकालोगे, कितनी आ रही है? 3 की एक्सपोनेंट निकालोगे। तो वो निकालना चालू करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 50। तो 50/2 कितना होगा? 25। एक तुम पूछो, इससे पहले मैं बता दूं, मुझे पता है लेक्चर जो बैठे हो, जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो, मुझे पता है कि लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। कल अपलोड हुआ था वो कौन सा 3 वाला करना था, लेकिन 1 वाला री अपलोड हो गया था। तो उसको दोबारा एडिट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। होपफुली शाम तक या कल सुबह तक हो जाएगा, ठीक है। वो दिक्कत पता है। तो 25 आएगा, 25 को फिर 2 से करोगे 12 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। ऐड कर लेंगे सबको, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 47, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंट ऑफ 3, क्योंकि इसमें 3 भी आ रहे, 50 को 3 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा? ये आएगा 18। 18 को फिर 6 से 3 से करोगे 6, फिर 2। गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ 16 आएगा, सॉरी। तो पहले 16 आएगा, फिर कितना आएगा? 5। 5 के बाद 3 से करोगे तो 1 आएगा। बस कितना आ गया? 22। मतलब मुझे इतना पता चल गया कि अगर मैं फैक्टोरियल 50 लिखूं तो उसमें 2 की पावर कितनी आने वाली है? 47। उसमें 3 की पावर कितनी आने वाली है? 22। बाकी जो प्राइम नंबर है उनकी भी पावर आएगी, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। कौन सी क्लास में? ठीक है, अच्छा। उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब हमें यह सोचना है कि एक 6 बनाने के लिए मुझे कितने 2 चाहिए? एक। 3 कितने चाहिए? एक। तो मैं क्या करूंगा? 2 की पावर ले लूंगा यहां से, कितनी? 22। 47 में से 22 गया, कितना बचा? 25। और 2 की पावर 22 अलग कर लिया। 3 की पावर भी कितनी है? 22। बाकी जो आना है वो आता रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो 2 की पावर 22, 3 की पावर 22, क्या बन गया? 2 इंटू 3 यानी 6 की पावर 22। तो 2 की पावर 25 तो है ही, ये 25 है, ठीक है। 6 की पावर 22। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 6 की कितनी पावर मिली, तो वो आंसर है। तो अगर कंपोजिट नंबर की पावर निकालनी हो तो पहले क्या करोगे? वो नंबर जिस जिस प्राइम नंबर से मिलकर बने उसकी पावर निकालोगे, फिर चेक करोगे कितने 2 चाहिए, कितने 3 चाहिए। तो कितने 2 चाहिए? 22। और 3 कितने लेंगे? 22। 6 की पावर 22, ये आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, किसी को दिक्कत हो तो नोट करो जल्दी से, और डाउट है तो पूछ लो। हाँ वो 25 ही है वो भाई, वो इनकी दिक्कत यही होती है इस बोर्ड की। ये लो, अब ठीक है। बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? जल्दी से नोट करो। हाँ 22 आ गया नमन आंसर, क्योंकि 6 की पावर 22 आ रही है। मैं लिख भी देता हूं, यहां से हम बोल देंगे एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल टू 50 इक्वल टू 22, ये आंसर है। करो जल्दी, नोट करो। तुम्हें से और कोई भी है जिसकी पहली क्लास है आज? ऑफलाइन नहीं, चैप्टर की पहली क्लास है। तुम दो ही हो बस। कहां से हो? कनाल से ही हो? ठीक है, नोट कर लिया। तो मैं साफ कर रहा हूं,
या अगले पेज पर कर लेते हैं। चलो इसके बाद हमसे पूछा गया था एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन फैक्टोरियल 50। दोबारा सीधा काम तो कर नहीं सकते अपने, क्योंकि 12 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो 12 को हमें बनाना पड़ेगा। 12 किस किस से मिलकर बने? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो पहले हम एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालेंगे, फिर एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालेंगे। टुकड़ों में काम करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 50 था या 40 था? 40 था। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 50 अभी 2 मिनट पहले ही निकाले, 47। बार बार नहीं निकाल रहे। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 50 22। तो दोबारा अगर लिखा जाए तो फैक्टोरियल 50 क्या होगा? 2 की पावर 47 आएगा, 3 की पावर 22 आएगी, 5 की 7 की कुछ कुछ पावर चलती जाएगी। उससे मतलब नहीं है अपने को, कोई काम का नहीं है। अब हमें ये सोचना है कि 12 बनाने के लिए अगर हमें 2 बार 2 चाहिए तो 3 कितनी बार चाहिए? 1 बार। जितने 2 चाहिए उससे आधे 3 चाहिए। समझ रहे हो बात? अब मान लो मैं 2 सारे के सारे ले लूं। अगर मैं 2 सारे के सारे ले लूं, ध्यान देना, दोबारा बोल रहा हूं, जितने 2 चाहिए उससे आधे 3 चाहिए। अगर मैं 47 टाइम्स 2 ले लूं तो 3 कितनी बार चाहिए होगा? उसका आधा। कितनी बार? 23.5 बार, 23.5। है हमारे पास इतने 3? है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब 2 को ना देखकर किसको देखना पड़ेगा? 3 को। अब मैं देखूंगा कि अगर 3 की पावर 1 है तो 2 की पावर उसकी डबल है। अगर मान लो मैं सारे के सारे 3 ले लूं तो मुझे 2 कितने चाहिए होंगे? इसके डबल चाहिए होंगे। तो 22 का डबल कितना है हमारे पास? 47 है। 44 तो निकाल ही सकते हैं। एक्स्ट्रा कितना बच गया? 2 का क्यूब। कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो आना है वो आता जाएगा। तो 2 का क्यूब तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 44, 3 की पावर 22। इसको 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, पूरे की पावर 22 लिख सकते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, कितना बन गया? 12। ये कितना हुआ? 12। तो 12 की कितनी पावर आ रही है? 22। तो एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन फैक्टोरियल 50 ये आ जाएगा 22। तो कंपोजिट नंबर की पावर इस तरीके से निकाली जाती है। जो 2 और 1 पहले से क्या इसकी बात कर रही है? ये तो लिखकर दिखाया कि 12 किस किस से मिलकर बना और कैसे बनेगा। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से नोट करो, बाकी क्वेश्चन करते हैं। तेजस, इसको 6 और 2 से नहीं कर सकते क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। उसमें फिर पंगे पड़ने चालू होंगे। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की तरफ ना जाकर हमें सिंपल देखने सिर्फ प्राइम नंबर्स को। 6 का तो निकाल रखे, लेकिन जब बच्चे 6 का निकाला हुआ है तो उसमें से कुछ 2 तो निकाल लिए ना हमने। 6 को बनाने के लिए कुछ 2 हमने यूज कर लिए। अब फिर हमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितने 2 बच गए, कितने 3 बच गए। तो उस पंगे में ना जाकर डायरेक्ट 2 और 3 से कर लो। उसमें बता तो दूंगा उस तरीके से भी मैं, लेकिन वो फिर फालतू में दिमाग खराब होगा। जितना सीखा हुआ है कहीं वो भी ना भूल जाओ। तो पहले क्लास से लगा रहा लेक्चर महीनों में? अच्छा ठीक है। चलो ये हुआ। एक और क्वेश्चन दिया था, मुझे याद है, अभी करते हैं। ये लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले एक और सवाल करते हैं चलते चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ साइफर्स इन द एक्सपेंशन ऑफ फैक्टोरियल 47। साइफर का मतलब पता क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोस। अब ये वर्ड इसलिए लिखा है कि अगर कभी सवाल में वर्ड यूज किया हो तो हमें मतलब पता हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइफर्स या सिफर बोल देते हैं, इसका मतलब क्या है? जीरोस। तो इस सवाल का पहले मतलब समझ लो, ये कहना क्या चाह रहे हैं? फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होती है? 5040। तो जब वो इस टाइप का सवाल पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो वो कौन सी जीरोस की बात करे जो एंड में आ रही है?
उसको इस जीरो से मतलब नहीं है, जो दो नंबर के बीच में जीरो आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कौन सी जीरो काउंट कर रहा है वो, ये वाली। तो फैक्टोरियल 7 में कितनी जीरो बोलोगे, 1 बोलोगे। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी होती है, 40320, ये थी ना, ये थी। तो इसको दोबारा इस जीरो से मतलब नहीं है, कितनी जीरो बोलेंगे, ये। अब मान लो किसी नंबर की वैल्यू ये आ रही है, कितनी जीरो बोलोगे इसमें, 3 बोलोगे। तो एंड में जितनी जीरो आ रही है वो हमें बताना है, ठीक है। तो मैं ही बता रहा हूं कैसे करते हैं इसको। तो नंबर ऑफ जीरोस, सर हम इसे 10 से वो ले सकते हैं जैसे आपने पहले कहा, एट द एंड इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 10। कभी भी अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि किसी नंबर में कितनी जीरो आ रही है एंड में, तो उसका साफ साफ मतलब वो क्या पूछ रहा है, एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ 10 पूछ रहे हो। क्योंकि मान के चलो, जैसे सपोज करो मैं ये लिख दूं कि कोई नंबर है उसमें, जैसे ये लिख लो 18 इंटू 10 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंड में कितनी जीरो आ जाएंगी, 3। जितनी 10 की पावर आएगी उतनी जीरो होंगी। आ रही है बात समझ। तो साइफर का मतलब जीरो होता है, नंबर ऑफ जीरोस पूछ ले तो मतलब क्या पूछ रहे हैं वो, एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ 10 पूछ रहे हैं। 10 की पावर निकाल सकते हो इसमें से, निकालो जल्दी। 10 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो उसके लिए अलग से जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बताओ कितनी आएगी 10 की पावर, करो जल्दी से। पता नहीं, मैं कुछ भी लिखा हुआ है मन से। सर पेज पीछे कर दो जल्दी से, ले भाई स्क्रीनशॉट जिसने लेना है जल्दी से दो। तो 10 किस किस से मिलकर बना है हमारे पास, ये होता है 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो किस किस का एक्सपोनेंट निकालेंगे, 2 का और 5 का। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 7 कितना होगा, 47 अपॉन 2 करेंगे कितना आएगा, 23 आएगा। 23 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा, 11। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा। ये कितना आएगा, 34 और 39 और 3 42। तो 2 की पावर तो आ गई 42, और किसकी पावर निकालेंगे अपने, 5 की। 47 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए कितना आएगा, 9। 9 को फिर करेंगे 1 आएगा, कितना आ गया, 10। हालांकि हम थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर सकते थे, लेकिन मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। डायरेक्ट 5 की निकाल लो। तुम्हें पता है एक 2 चाहिए एक 5 चाहिए, तो 2 की पावर कम आएगी, ज्यादा आएगी, 5 की पावर कम आएगी, है ना। बड़े नंबर की पावर छोटी आती है, तो डायरेक्ट 5 की भी निकाल लो, काम चल जाएगा। लेकिन ना टेंशन में आना चाहो तो ये देता है। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 47 जो होगा उसमें 2 की पावर 42 आएगी और 5 की पावर कितनी आएगी, 10। बाकी जो आना है वो आता जाएगा, हमें मतलब नहीं है। अब एक 10 बनाने के लिए एक बार 2 चाहिए, जितने 2 चाहिए उतनी 5 चाहिए। मान लो मैंने 2 सारे के सारे ले लिए, कितने 2 है मेरे पास, 42। 5 भी कितने चाहिए होंगे, 42 है हमारे पास। तो 2 से ना देखकर किससे देखेंगे, 5 से। तो 5 की पावर 10 है, उतनी पावर किसकी चाहिए होगी, तो 2 की पावर 10, 5 की पावर 10। अच्छा 2 की फालतू पावर कितनी बच गई, उससे हमें मतलब नहीं है। तो 2 की पावर 10, 5 की पावर 10, तो 10 का एक्सपोनेंट कितना आ गया, 10 आ गया। तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन फैक्टोरियल 47 इक्वल टू 10। अभी मैंने क्या बताया, जितना 10 का एक्सपोनेंट आएगा एंड में उतनी ही जीरोस आएंगी। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, या नंबर ऑफ साइफर्स कितने होंगे, 10। ये हमारा आंसर है। वो पढ़ते हो ना, फिजिक्स में पढ़ाया होगा सिग्निफिकेंट डिजिट, इनसिग्निफिकेंट डिजिट। पहली सिग्निफिकेंट डिजिट के पहले कितनी जीरो आ रही है, वो सब बातें, वैसा सही काम है। पर मैथ्स में सिग्निफिकेंट डिजिट का नाम ना यूज करके इस तरीके से स्टेटमेंट बोलते हैं। आ गया समझ, ठीक है। अब वो डिस्कस करते हैं जो कल क्वेश्चन दिया था। सर अगर बीच में जीरोस निकालनी हो तो कैसे, बच्चे वो नहीं निकाल सकते अपने। एक्सपोनेंट के नीचे क्या लिखा है, एक्सपोनेंट के नीचे पावर लिखा है, उसका मतलब होता है ना पावर। कल बताया था 3 वर्ड यूज करते हैं, एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स। तीनों का मतलब एक ही है। ध्रुव बीच वाली जीरोस नहीं निकाल सकते बच्चे अपने, उसके लिए फिर प्रॉपर वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। अध्ययन करे, क्वेश्चन पहले भी करा हुआ है, बहुत बढ़िया।
जल्दी से कुछ, हाँ उसमें करवाया था, जल्दी से नोट करो। आज बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट भी करना है। अभी तो टूल्स चल रहे हैं, अभी तो जो काम आने वाली चीजें, चैप्टर तो अभी स्टार्ट होगा। जैसे मैथमेटिकल टूल्स पढ़े थे जैसे फिजिक्स में, हो गया भाई नोट सबका? चलो अभी इस सवाल पर आते हैं। ये क्वेश्चन दिया था, किस किस का हो गया? ये हो गया? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुम में से किसी का हुआ जो प्रूव करना था? बाइनोमियल की बुकलेट शाम को मिल जाएगी, अभी तुम क्वेश्चन उसके ज्यादा कर भी नहीं सकते, वो चिंता मत करो, वो मेरी टेंशन है। लेक्चर की फिर भी टेंशन लो, कब बुकलेट कब क्या वो मैं देख लूंगा। चलो देखते हैं क्या होगा। हमें प्रूव करना था कि ये वाला नंबर इससे छोटा होगा, ये वाला नंबर इससे छोटा होगा, और मैंने शायद ये भी लिख दिया था कि n 1 से बड़ा होना चाहिए। एक काम करते हैं, तीनों नंबर को लिखकर देखते हैं कि तीनों नंबर का मतलब क्या है। फैक्टोरियल n का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, यही मतलब है ना इसका? ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा? 1, या एक काम करो पहला तो फैक्टोरियल n ही लिख लो। जो दूसरे वाला फैक्टोरियल है उसका मतलब क्या होगा? 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, क्या नहीं आएगा? अरे तो फैक्टोरियल में तो आएगा ही आएगा। 7 का फैक्टोरियल निकालते हो तो उसमें 7 नहीं आता, 1 नहीं आता। जिस नंबर का निकाल रहे हैं वो नंबर 1 से बड़ा है, उसके फैक्टोरियल में तो आएगा ही ना। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है n की पावर n फैक्टोरियल n, सही बात है। अब मैं इसमें एक काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं ताकि देखने में आसानी हो। फैक्टोरियल n तो मैंने पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई ये फर्क नहीं पड़ता। n की पावर n का मतलब क्या हुआ? कि n एक नंबर है, उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, चलता जाएगा। ये आई सेकंड वाली वैल्यू। थर्ड वाली वैल्यू देखते हैं, थर्ड वाली वैल्यू का मतलब क्या है? थर्ड वाली वैल्यू लिखी हुई है फैक्टोरियल 2n, ठीक है। फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल 2n का मतलब होता है 1 से लेकर 2n तक का मल्टीप्लाई, यही होता है ना इसका मतलब। तो 1 से n तक का जो मल्टीप्लाई होगा वो तो फैक्टोरियल n है, उसको तो अलग कर लिया। n के बाद कौन सा नंबर मिलेगा? n+1। फिर कौन सा नंबर मिलेगा? n+2। फिर कौन सा आएगा? n+3। कहां तक जाएगा? n+n यानी 2n तक। इतनी बात समझ में आई? सबको एक्सपेंड करके देख लिया किसका क्या मतलब है, पहला दूसरा तीसरा नंबर। एक चीज नोटिस करो, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, ये तो तीनों में कॉमन है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब तक तो नंबर बराबर है। यहां पर आ रहे हैं 1 2 3 4, यहां पर आ रहे हैं n n n। कौन से नंबर बड़े हैं? ऊपर वाले बड़े हैं, नीचे वाले बड़े हैं? 1 से n बड़ा होता है, 2 से भी बड़ा होगा n, 3 से भी बड़ा होगा। अगर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो खुद बड़ा आएगा, तो पहले और दूसरे में कौन बड़ा होगा? तो फैक्टोरियल n का स्क्वायर इस नंबर से छोटा है। पल्ले पड़ी ये बात? ठीक है। अब इसको और इसको कंपेयर करो, सेकंड और थर्ड वाले को। n बड़ा है या n+1 बड़ा है? +1 करा हुआ है तो बड़ा ही नंबर है ना। n बड़ा है या n+2 बड़ा है? इसका हर नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा है, तो जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही बड़ा आंसर आएगा। तो सेकंड और थर्ड वाले में कौन बड़ा हुआ? तो थर्ड वाला सेकंड वाले से बड़ा आ गया, प्रूव हो गया बस। और दूसरा पेपर में आपको ऐसे सवाल मत पूछो, देखो 11th आधी पढ़ चुके हो, प्रूफ वाले सवाल वैसे करवा देते हैं। उसका पर्पस ये होता है एक तो कि अब मैं ऑप्शन दे दूंगा, एक तो मुझे ऑप्शन बनाने पड़ेंगे साथ के साथ, दूसरी बात मैं ऑप्शन दे दूंगा तो कुछ बच्चे जुगाड़ू हैं, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके देख ली, तो क्लास में अपने प्रूव दैट वाले सवाल करते हैं। आईआईटी में नहीं आते, आईआईटी में ऑप्शन आ जाएगा, आईआईटी में वो इस तरीके से बोल देगा कि पहला ऑप्शन ये है कि n की पावर n फैक्टोरियल n लेस देन फैक्टोरियल 2n,
बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बात तो एक ही होगी ना वो। ये वाला कैसे इससे ऊपर वाला? इन दोनों में ये बड़ा कैसे है? फर्स्ट और सेकंड वाले में फैक्टोरियल तो सेम है। 1 2 3 4 यहाँ पर जो नंबर है वो n या n से छोटे चले। तो जैसे मान ले n 8 है या n 6 है, n 6 है तो 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लाई है, तो 6 भी आ रहा है, 6 से छोटे नंबर भी आ रहे हैं। यहाँ पर क्या 6 ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे 6 हैं तो वो सारे नंबर इसके नंबर से बड़े होंगे, तो उस वजह से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो जो करना है, कोई डाउट है तो पूछ लो। थर्ड का एक्सपेंशन समझ नहीं आया सर। थर्ड में भाई कुछ नहीं, देख फैक्टोरियल 2n जो होगा, मैंने कहा फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 कहां तक लेकर जाएंगे इसे, 2n तक लेकर जाएंगे, यही मतलब होता है ना किसी भी फैक्टोरियल का। तो जब 1 से 2n तक जा रहे हैं तो बीच में कहीं ना कहीं n आया होगा, और n के बाद कौन आया होगा, n+1, और कहां तक लेकर गए होंगे, 2n तक। तो मैंने जानबूझकर, ताकि हमारे लिए देखना आसान हो जाए, मैंने 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई, इसको फैक्टोरियल n बोल दिया। बोल सकते हैं ये डेफिनेशन होती है। बच क्या गया, n+1, उससे अगला नंबर क्या होगा, n+2, फिर क्या होगा, n+3, कहां तक लेकर जाएंगे, 2n तक। फिर मैंने कहा कि n बड़ा या n+1 बड़े, n+1, n से n+2 बड़े, n से n+3 बड़े, तो नीचे वाले सारे नंबर बड़े हैं, तो इनका मल्टीप्लाई जो आएगा वो भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो ये बात बोलिए सर। सेकंड समझा दो। सेकंड में भाई क्या देखा, n की पावर n फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n पहले लिख लिया। n की पावर n का मतलब होता है n को n टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया। जैसे अगर मैं 2 का क्यूब लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें। अगर मैं लिखूं 3 की पावर 7, क्या मतलब है इसका, 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करें। तो अगर n की पावर n है तो n को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगा, n टाइम्स। बस ये बात बोलिए। वीसोस, ये वीसोस वाला कौन है भाई? ये तो चैनल बंद हुए बहुत टाइम हो गया शायद, और स्पेलिंग भी गलत लिख रखी है शायद तूने। वी ई नहीं है, वी है, अगर मुझे सही याद आ रहा है, बाकी हो सकता है मुझे गलत याद आ रहा हो। आता है क्या अभी भी? अच्छा, अब तो वीडियो आनी बंद हो गई उस पे। कोई चैनल नहीं है, छोड़ो पूरा। आ गया समझ? नोट करो, एक दो सवाल और करते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक चालू करते हैं, या होमवर्क के लिए दूं? अच्छे सवाल हैं, ढंग से ट्राई करना, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि होमवर्क देने का पर्पस यही है, ट्राई करते हो ना घर जाके, ताकि 10-15 मिनट आराम से तसल्ली से कर सको। सोच के आना, अच्छे सवाल है। प्रूव दैट NC0 प्लस NC1 इंटू में है NC1 प्लस NC2 इंटू में है NC2 प्लस NC3। पैटर्न समझ गए होगे, चलता जाएगा। ये चल रहा है अपने पास NCn-1 प्लस NCn, दो को ऐड करके मल्टीप्लाई करा गया। तुम्हें प्रूव करना है इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा, इसकी वैल्यू NC1 सॉरी NC1 NC2 अप टू NCn। एक मिनट रुको, और साथ में आएगा n+1 की पावर n फैक्टोरियल n। समझ रहे ना, आगे पीछे मत कर देना। ये पूरा LHS है, सेकंड लाइन में RHS है, तुम्हें प्रूव करना है LHS RHS के बराबर है। अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम लगाना, 10-15 मिनट, आसानी, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। बाकी बीसोस माइकल है, हाँ भाई ठीक है, समझ गया। यही काम करते तुम ना। वो जितेंद्र सर का ऑडियो मैसेज मैंने भी सुना, तुम्हारे ग्रुप वाला, कुछ बच्चे क्लास नहीं लगा रहे, टाइम पास कर रहे हैं।
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन समझते हो? सुने कभी? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन किसी ने सुनो? इसका मतलब होता है कि एक क्षणिक सुख के लिए, मतलब इस टाइम की खुशी के लिए कि हाँ पबजी खेल लें, पबजी तो बैन होगी, चलो पहले तो होगी क्या दोबारा, चलो पबजी होगी, फोर्टनाइट हो गया, कुछ भी खेल रहे हो, कुछ भी, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिसका भी, ट्विटर पे तो क्या ही करते होगे तुम लोग, तो जो भी यूज कर रहे हो उससे क्या है, एक टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए खुशी मिलती है अपने को ना, लेकिन उसका लंबे टर्म में क्या है, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उसका नुकसान है। उसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि आधे घंटे 15 मिनट के सुख के लिए पूरा आगे के साल बर्बाद कर दो। तो उन चीजों को अब हमेशा अवॉइड करो, जो तुम्हें, हमेशा ये सोचा करो कि ये जो चीज कर रहे हैं 5-10 साल बाद हेल्प करेगी या नहीं करेगी। चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट सुनो, मतलब अपने आसपास बहुत सारे लोग जानते हो, बड़े लोगों को जो एडल्ट्स हैं, किसी भी आदमी को ऐसा जानते हो जिसकी 8-10 घंटे से कम काम हो, जिसका जो 4 घंटे में 5 घंटे में अपना काम करके घर आ जाता हो, उसके बाद वेल है पूरा घर, जानते हो किसी को? 2-3 टाइप के लोग होते हैं, मैं बताता हूँ, या तो स्टूडेंट होते हैं, या फिर कौन होते हैं, नशेड़ी, जो गलियों में घूम रहे होते हैं। अगर भिखारी को भी देखोगे उसको भी 12 घंटे भीख मांगनी होती है। अगर कोई जानता है तो बताओ, अगर नहीं बच्चे, नमन, बिलियनियर्स जो हैं वो तो अपने से भी ज्यादा काम करते हैं, वो तभी बिलियनियर बने हैं। वो जब सो रहे हैं उनका पैसा पैसा कमा रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा एक भी बंदा नहीं जानते हो कि जो कम से कम 8 घंटे की नौकरी ना करता हो, चाहे बिजनेस है, फैक्ट्री है, कुछ भी हो, चाहे जॉब हो। अब तुम्हें ये सोचना है कि उस 10 घंटे की कीमत कितनी चाहिए तुम्हें। एक मजदूर काम करता है 10-12 घंटे, 8 घंटे, दिहाड़ी मिलती है, कितनी मिलती है? 400-500 रुपये होगी शायद। कितनी है? कोई चलो बच्चा कह रहे 300 है शायद, 500 मान लो चलो। और ऑब्वियसली 1 घंटे की नहीं है, इतना तो हमें पता होगा, पूरे दिन के हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे जिनको एक दिन के मान लो 4,000 रुपए मिल रहे हैं, 5,000 रुपए मिल रहे हैं, कईयों को पूरे महीने के लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख, 1 करोड़ ये मिल रहे हैं। तो 10 घंटे तो तुमने काम करना ही करना है पूरे जीवन। वो मैं तुम्हें बोल दूं कि अब पढ़ लो, बाद में मजे नहीं है मुझे, अब पढ़ लो, फिर कॉलेज में जाके फिर पढ़ने, कॉलेज में जाते ही जॉब लग जाएगी, निकलती अच्छे कॉलेज में जाओगे तो जल्दी निकल जाएगी, नहीं तो वो होता है ना, वो पीएन वगैरह के एग्जाम निकलते हैं, सुना होगा, पीएन वगैरह के एग्जाम निकलते हैं, उसमें 12वीं पास, बीटेक पास, मतलब जिन्होंने एमए कर रखी है, एमबीए कर रखी है, वो देने आते हैं, जो 4th ग्रेड के जो एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी नौकरियां। तो या तो पेपर दे रहे होगे या नौकरी कर रहे होगे, फिर नौकरी करोगे 8-10 घंटे, तो काम तो है जीवन में, लेकिन जो बाकी इच्छाएं हैं, जैसे 8 घंटे काम कर लिया, बाकी 16 घंटे बचे ना, वो सेट करने या नहीं करने अपने। 8 घंटे तो काम है ही, उसमें भी फर्क है, मजदूर करता है धूप में काम, कंप्यूटर इंजीनियर होता है वो एसी में बैठ के अपना कंफर्टेबल चेयर में, सारी कंपनी फैसिलिटीज देती है, बड़ी बड़ी कंपनीज नैप टाइम भी देती हैं कि हाँ भाई 15 मिनट सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना दिमाग फ्रेश रखो, सारी हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, सारा कुछ देती हैं, टर्म इंश्योरेंस, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ। तो डिसाइड तुम्हें करना है कि बाकी 16 घंटे सही करने या नहीं करने। तपस्या, देखो मेरे मामा बोलते थे वैसे, और सही बात बोलते थे, मैं भी नहीं सुनता था, या तो ये 2-3 साल मेहनत कर लो, तपस्या कर लो, या पूरा जीवन कर लो, बाकी का करनी तो पड़ेगी। तो या तो बाद में सुख भोग लो, या 2-3 साल ये भोग लो। अब किस पे भोगोगे? घर वालों के पैसे पे। घर वालों का पैसा कितनी देर तक चलेगा? थोड़े टाइम में घर वाले भी लात मार के भगा देंगे, भगो, है ना? कई जगह तो होता भी, 18 साल के हो गए, अब तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो। हाँ वही ना, तो मैं पता नहीं कहां से चला था, क्या चला था मैं, लेकिन क्या कह रहे? तो अपने फ्यूचर के लिए काम करो, हमेशा वो चीज करो जो तुम्हें पता है कि आगे 5-10 साल बाद तुम्हारी हेल्प करने वाली है। वो अभी 15-20 मिनट गेम खेल के, काउंटर स्ट्राइक तो बहुत पुरानी होगी, हमारे टाइम पर खेलते थे, या फोन पे बातें करके, व्हाट्सएप पे तो, या ट्विटर, जो भी यूज करते हो,
तो मोह माया वो, और कुछ नहीं है। 2-3 साल के मजे हैं, उसके बाद पछताओगे। और एक बात मेरी समझ लो, और मैंने बहुत बच्चों को देख लिया, बहुत तुमसे बड़ा ही हूं, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, किसी से भी पूछ लो, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, वो ये आती है कि पोटेंशियल हो और वो पोटेंशियल अचीव ना हो। अगर है ही नहीं, बस की नहीं है, तो बात अलग है, लेकिन तुम्हें अंदर से पता है कि मैं अचीव कर सकता हूं और ना अचीव कर पाए, उससे बड़ी रिग्रेट नहीं है जीवन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो वो ये 15-20 मिनट के सुख के लिए, और कुछ नहीं मिलता उससे। और शरीर और मांगता है, दिमाग और मांगता है कि अच्छा 15 मिनट मजे कर लिए, 15 मिनट और करो। यस सर। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अमल नहीं हो पाता। एक बहुत फेमस बंदा है, उसका नाम नहीं याद रहा मुझे, लेकिन उसने बोला था कि सारी अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, बस अमल करना बाकी है। तो पता तुम्हें भी अच्छी बातें क्या है, बस अमल करना बाकी है उस पर। तो फ्यूचर का सोचो ना, ये सोचो कि अगर अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ तो ईंटें उठानी पड़ेंगी। हमेशा ये सोचो कि ईंटें उठानी पड़ेंगी अगर नहीं हुआ अच्छी जगह तो चलो बहुत हुआ, सिलेबस भी करना है अपने को। ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क है तुम्हारे, अच्छे सवाल हैं, थोड़ा सोचना इसके ऊपर, ज्यादा टफ भी नहीं है, बस तरीका सही चाहिए अपने को। नोट करो, बाकी फिर अपना बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करना है, होमवर्क है, नोट करना है। और धन्यवाद। मैं कह रही क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे, वो तो तुम्हें सोचना है ना, तभी तो दे रहा हूं सवाल। अगर मैं ही बता दूंगा फिर तुम क्या सोचोगे। ट्राई करना, कोई बात नहीं, कल डिस्कस करेंगे। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अब तुम्हें टॉपिक याद होगा, अपनों ने नाम क्या लिखा था इसका, बाइनोमियल थ्योरम। अब शांत रहना, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला भाई, अब शांत हो जा। देख, मैं पहले भी कल भी बोल चुका, कल तो क्लास में नहीं था तो तेरे लिए दोबारा रिपीट कर दूं भाई, मुझे वैसे दिक्कत नहीं है, पीछे जाके गेम खेल ले, फोर्स नहीं कर सकता मैं, लेकिन अब बीच में मत बोलना। बीच में बोलेगा तो इस वह में मत रहना कि कोई और टीचर नहीं मारता तो मैं भी नहीं मारूंगा। खड़ा हो, पीछे जाके बैठ। और भाई अब पीछे बिठा रहा हूं, दोबारा बोला मौका मत दे प्लीज। बाइनोमियल थ्योरम, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हमने क्या क्या पढ़ लिया, एनसीआर पढ़ लिया। हमारी एक चीज बच गई है, वो मैं पीएनसी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एनपीआर नाम की चीज होती है, अगर कहीं दिख जाए तो उसको एक बार इग्नोर मार देना, तुम्हारे अभी काम की नहीं है, पीएनसी में पढ़ेंगे। तो ये हमने अब तक एनसीआर और फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्योंकि अभी ये काम आएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की, और इस चैप्टर में हमारा फोकस किस चीज पर है। बीच में नहीं बच्चे, बीच में नहीं, फ्लो बन जाता है, बीच में नहीं बोलना। तो इस चैप्टर में हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो इस चीज पर रहेगा। जैसे अगर मैं तुम्हें बोल दूं x प्लस वाई की पावर 1 कितना होता है, x प्लस वाई, बचपन में हमने फॉर्मूले पढ़े हुए। अगर मैं तुम्हें बोल दूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना अपने को आता है, क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं बात करूं x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये होता है, ये भी हमें पता है। लेकिन मान लो मैं अब तुम्हें बोल दूं कि x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपेंशन बताओ, तो वो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ। अब इसका एक तरीका तो क्या होता है इसका एक्सपेंशन करने का, पावर 4 का मतलब क्या है कि x प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितने, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब 3 नंबर का स्क्वायर करना आता है अपने को फॉर्मूला। जब पूरा का पूरा एक्सपेंड करते हैं तो उससे वैल्यू जो निकल कर आती है वो आती है x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब प्लस y की पावर 4। तो आज से 300-400 साल पहले, 500 साल पहले जब लोगों ने मैथ्स को डेवलप करना चालू करा तो इन एक्सपेंशंस की जरूरत महसूस हुई कि हमें अलग अलग पावर के लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा जब बड़े बड़े फॉर्मूले निकल कर आने लगे। और उनसे कुछ रिलेटेड टर्म्स होती हैं, जैसे सबसे बड़ी टर्म क्या आएगी, बीच वाली टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, इन चीजों की जरूरत पड़ने लगी। एक तो एक्सपेंशन की जरूरत पड़ने लगी और इनसे जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी जरूरत पड़ने लगी। तो अब इनको एक्सपेंशन करना मुश्किल होता गया। अब जैसे मान लो मैं बोल दूं x प्लस वाई की पावर 5, अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे इंटू x प्लस वाई का होल क्यूब करेंगे। तो यहां से आएगा x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई का क्यूब हमें पता है, अभी लिखा है कितना, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। मल्टीप्लाई करोगे कितनी टर्म्स आएंगी, 12 टर्म्स आएंगी। 12 टर्म्स को जोड़कर लिखोगे तो आंसर आएगा। लेकिन बार बार हमारे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मान लो मैं x प्लस वाई की पावर 10 बोल दूं तो पावर 10 के लिए तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। तो लोगों ने सोचा कि इस काम को छोटा कैसे बनाया जाए। तो हमारा पूरे चैप्टर में इसमें यही फोकस होगा कि अगर x प्लस वाई हो, अब याद करो पहले चीज हमने क्या लिखी थी, बाइनोमियल की डेफिनेशन लिखी थी कि बाइनोमियल का मतलब होता है दो अलग अलग टाइप के अगर टर्म्स हो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू डिसिमिलर टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। लिखवाया था। x प्लस वाई कितनी टाइप की टर्म्स है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हुआ। तो इस पूरे चैप्टर में हमारा ध्यान इस चीज पर है कि अगर x प्लस वाई की कुछ पावर आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 15 आ जाए, 1000 आ जाए, तो उसका एक्सपेंशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और उससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज क्या। फोकस समझ में है। जैसे सर्कल में हमारा फोकस क्या था चैप्टर में, सर्कल होता क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, उससे जुड़ी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उससे जुड़ी हुई चीजें क्या क्या है, जैसे टेंजेंट हुआ, नॉर्मल हुआ, कोड हुई। क्वाड्रेटिक में हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, दो क्वाड्रेटिक में एक कॉमन रूट हो, वो सब बातें वैसे ही बाइनोमियल में पढ़ेंगे अपने। ठीक है, तो फोकस समझ में आया किस चीज पर है। ठीक है, तो कुछ नोट करना है, वैसे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको छोटा कैसे करेंगे, ये वाले में मोर कहां पर है, किस काम का, दूसरे वाले में नहीं होता क्या इसमें, पक्का पता है। चलो नोट नोट करना है, कुछ अगर कुछ करना है तो करो, नोट कर ही लो, एक काम करो इतना नोट कर लो। या 1 मिनट रुको, थोड़ा टाइम तो वेस्ट होगा लेकिन थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। हो गया, साफ ही हो गया, तो पहले बोलता। तो हमने क्या लिखा, अगर x प्लस वाई की पावर 1 है तो कितना होगा, x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाता है, इसकी चिंता मत करो, तुम्हें भी निकालना आ जाएगा, ओरल निकाल सकते हो उसके बाद, वही चीज सीखेंगे अपने। तो ये हुआ। अब जैसे मैंने बताया कि लंबे तरीके थे, x प्लस वाई की पावर 5 निकालने तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को और क्यूब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, एक आदमी आया मैथमेटिशियन पास्कल नाम का। हाँ सही बात है, 4xy क्यूब प्लस वाई की पावर। अब इसके बाद क्या हुआ, एक पास्कल नाम का आदमी आया मैथमेटिशियन, उसने कहा मैं काम थोड़ा आसान कर देता हूं। तो उसने एक ऑब्जर्वेशन करी। उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसने क्या किया,
इन एक्सपेंशंस को ऑब्जर्व करा, जो एक्सपेंशन हम जानते थे, उसने इनको एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज करना चालू करा। फिक्स ऑर्डर क्या था? जैसे तुम नोटिस करो यहां पर पावर कितनी है पूरी की 4, तो उसने सबसे पहले x को पूरी की पूरी पावर 4 दे दी, y के पास कितनी पावर है 0। फिर उसने x की पावर कम करी, y की पावर बढ़ गई, x की पावर 4 से 3 होगी, y नहीं था तो उसकी पावर 0, 0 से बढ़कर कितनी होगी 1, 3 से x की पावर कितनी हुई 2, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई। तो उसने टर्म्स को इस तरीके से अरेंज करना चालू करा कि x की पावर लगातार कम होती जाए, y की पावर लगातार बढ़ती जाए। यहां पर x की पावर कितनी है 2 1 0। अच्छा, y की पावर कितनी है 0 1 2 3। x की लगातार कम होती जा रही है, y की लगातार बढ़ती जा रही है। सब में नोटिस करो। अब इसने इनके कोफिशिएंट लिखने चालू करे। कोफिशिएंट पता होगा, किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है। x प्लस वाई, यहां पर कोफिशिएंट क्या है 1 और 1। फिर इसने क्या करा, इसके कोफिशिएंट क्या क्या है 1 2 और 1, इनको अरेंज करा। इसने यहां पर 1 लिखा, यहां पर 2 लिखा, यहां पर 1 लिखा। अगले वाले के कोफिशिएंट क्या क्या है 1 है, 3 है और 1 है। इसने इनको इस तरीके से अरेंज करना चालू करा। कोई ट्रायंगल जैसी शेप दिख रही है, ऊपर एक 1 भी लिख दो, शगुन के लिए लिख दो चाहे। इसके कोफिशिएंट क्या क्या है 1 4 6 4 और 1। उसने इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब उसने एक अच्छा सा पैटर्न ऑब्जर्व करा। उसने देखा कि असल में हो क्या रहा है। अगर मैं इन दोनों 1 को जोड़ूंगा तो 2 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4, 3 और 3 को ऐड करेंगे 6, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4। उसने पैटर्न ऑब्जर्व करा। यहां पर क्या चल रहा है 1, यहां पर भी क्या चलेगा। तो उसने कहा अगर मुझे पावर 4 तक का एक्सपेंशन आता है तो मैं पावर 5 का एक्सपेंशन आसानी से बता सकता हूं। कैसे बताएंगे देखो। अब उसने कहा यहां पर सबसे पहले लिखो 1, 1 और 4 का सम कितना होगा 5, 4 और 6 का 10, 6 और 4 का 4 और 1 का। उसने इस तरीके से अगली रो लिख दी। ट्रायंगल जैसी शेप दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी नहीं दिख रही तो मेरी कमी है, वो वैसे बनती है। बहुत बढ़िया। फिर अब उसने कहा हम इसका एक्सपेंशन आसानी से बता सकते हैं। कह रहा है कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले तुम क्या करो सारी की सारी पावर 5 x को दे दो। जैसे यहां पर 4 था तो x को कितनी पावर मिली 4, 3 था तो x क्यूब, 2 था तो x स्क्वायर, 5 है तो सारी पावर किसको मिलेगी 5 को, x को। प्लस कोफिशिएंट 1 आ गया, अगला कोफिशिएंट कितने 5, तो इसने कहा 5 लिखो, x की पावर 1 कम कर दो और y की पावर बढ़ा दो। ठीक है, 5 के बाद अगला कोफिशिएंट क्या है 10, तो इसने कहा 10 लिखो, x की पावर फिर कम कर दो, y की पावर बढ़ा दो। ठीक है, अगला कोफिशिएंट क्या है 10 के बाद 10, फिर x की पावर कम कर दो, y की पावर बढ़ा दो। 10 के बाद क्या आ रहा है 5, x की एक और कम कर दो, y की फिर बढ़ गई, y की पावर 4। अगला कोफिशिएंट क्या है 1 है, x की पावर कम करोगे तो 0 होगी, x गायब हो गया, y की पावर कितनी हुई। तो इसने कहा डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन ही आ जाएगा, हम बता सकते हैं। और अगर तुम एक्सपेंड करोगे तब भी यही आता है। समझ में आया। तो उसने थोड़ा जीवन आसान कर दिया। करा क्या दोबारा हमने 1 और 4 को जोड़ के 5, 10 10 और 5। अगली रो बता सकते हो, यहां पर 1 आएगा, यहां पर 1 आएगा, 1 और 5 को ऐड करोगे 6, 5 और 10 को 15, तो कोफिशिएंट पता लग गए। एक और एक्सपेंशन लिख के दिखा देता हूं मैं, आखिरी वाला। तो अब इससे किसका एक्सपेंशन आएगा x प्लस वाई की पावर 6 का। 5 वाले को तो आई गया, अब अगली बारी किसकी है 6 की। पहला कोफिशिएंट कितने 1 1 ही है, ठीक है। सारी की सारी पावर किसको दोगे x को, तो x की पावर 6। अगला कोफिशिएंट कितने 6, तो 6 x की पावर 1 कम कर दी, y की पावर आनी चालू होगी। अगला कोफिशिएंट कितने 15, x की पावर कम, y की पावर 1 ज्यादा।
15 के बाद कितना आएगा? 20 आएगा। x का क्यूब y का क्यूब, फिर 15 आएगा, x स्क्वायर y की पावर 4 प्लस 6x y की पावर 5 प्लस y की पावर 6। तो जीवन आसान हुआ या नहीं हुआ थोड़ा? तो इस तरीके से उसने बनाना चालू करा। ट्राइंगल जैसी शेप दिखती है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है पास्कल्स ट्राइंगल। पास्कल एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन था। अगर समझ में आया नोट करो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, जिसको ऑनलाइन दिक्कत है चैट में पूछ लो। ट्राइंगल याद नहीं करना, बस तुम्हें हिस्ट्री बता रहा हूं थोड़ी सी। इस ट्राइंगल से मतलब नहीं है, इसकी भी कोई कमी है, अब वो बताता हूं कमी क्या है इसकी। क्योंकि मैथमेटिशियन सारे के सारे आलसी हैं, वो इतना काम भी नहीं करना चाहते, हम इससे भी छोटा काम करना चाहते हैं। ये फिजिक्स में हो चुकी है ये बात। अच्छा, नाम की बात कर रहे हो? हाँ, नाम तो तुम्हें देखने को सुनने को मिलेगा। अभी तो न्यूटन का नाम नहीं सुना ना तुमने मैथ्स में। अभी तो अगले 2 साल में मैथ्स में न्यूटन का नाम बहुत सुनोगे। अभी न्यूटन इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा योगदान न्यूटन का ही था। 6-7 महीने में दे दी थी उसने। उसको किसी ने चैलेंज वगैरह करा था, एक्सेप्ट नहीं हुई थी। एक्सेप्ट नहीं हुई थी ऐसा नहीं था, मतलब चैलेंज कर दिया था कि प्रूफ नहीं है तेरे पास इसका, तूने कह दिया तो हम ऐसा नहीं है कि मान लेंगे, तू कौन है। हाँ, वो तो सबका ही काम आगे बढ़ाया था। न्यूटन की वही कहते हैं ना, न्यूटन ने बहुत कुछ दिया, हालांकि उसकी कुछ चीजें गलत भी निकली। जैसे जो तुम मैकेनिक्स पढ़ते हो वो सिर्फ हमारी जो क्या कहते हैं उसे, एक क्वांटम मैकेनिक्स होती है, एक न्यूटन की मैकेनिक्स बोलते हैं, न्यूटोनियन ऐसा कुछ। तो वो कुछ जगह सही है, बाकी जगह गलत हो जाती है। क्वांटम ब्लैक होल टाइप हो गया या लाइट की प्रॉपर्टीज होगी, वहां पर फेल हो जाती है। लेकिन फिर भी उसने फिजिक्स को एक, और मैथ्स को भी एक नया एक दिशा दी कि हाँ ये भी करने के तरीके हैं। और ये मत सोचा करो चैप्टर बढ़ा दिए तुम्हारे, अगर चैप्टर ना बड़े होते तो इस तरीके से जो फैसिलिटीज आजकल तुम जी रहे हो वो ना मिलती तुम्हें। जो भी फैक्ट्रीज वगैरह चल रही हैं, एसी बन रहे हैं, टीवी बन रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है, वो ना बन रहा होता। तो ठीक है चैप्टर बढ़ गए, लेकिन दिया भी बहुत कुछ है भाई ने। न्यूटन एक तरह से राजपाल यादव था। मीम देखी है वो वाली, राजपाल यादव वाली मीम देखी है? मैं हूँ, हाँ बहुत सारी, एक वो वाली है, मैं हूँ, मुझे आता है सब कुछ, मैं करूंगा, वो वाला काम था न्यूटन का। मैं सब जानता हूँ। मीम्स पता भी है तुम्हें? सर को यही तो पता है। क्या सर को यही पता है? नहीं, सर को यही पता है। अच्छा, सेब गिरा नहीं था, वो बस वैसी कहानी बनाई हुई है। नहीं भाई, मैं इंस्टा पे भी नहीं हूँ, मैं किसी कहीं पर नहीं हूँ, तो अपना काम कर ले। तेजस पूछ रहे इंस्टा पे, भाई तू अभी मैं समझा के हटाऊं, इंस्टा भाड़ में गया, पढ़ लो। तो हो गया इतना। अब इसकी दिक्कत क्या है? मान लो सॉरी, मान लो तुमसे कोई आए, ये पूछे x प्लस वाई की पावर 10 का एक्सपेंशन बताओ, तो तुम क्या करोगे? बोलोगे थोड़ी देर रुको, 6 का पता चल गया, अब 6 से हम 7 का निकालेंगे, वही जोड़ जोड़ कर। 7 से 8 का निकालेंगे, 8 से 9 का, 9 से 10 का, तो टाइम लगेगा। अब कोई आया तुमसे पूछ रहा है, मजे ले रहा है, मान लो तुम्हारे, तुमसे बोल दिया x प्लस वाई की पावर 20 का बताओ, तुम कहोगे 10-15 मिनट और रुको, फिर वो निकालेंगे। तो ये भी काम थोड़ा मुश्किल होना चालू हो गया। और कभी कभी हमें पूरा एक्सपेंशन नहीं चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था? मुझे सिर्फ इसकी तीसरी टर्म चाहिए थी, मुझे बताना था तीसरी टर्म क्या है। तो मैं पूरा एक्सपेंशन क्यों लिखूं? मेहनत वाला काम है ना वो। तो एक टर्म बताने के लिए हम फालतू की 10 टर्म वो लिख दें। तो वही राजपाल यादव आया अपना, उसने कहा तुम रुको मैं बताता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूटन की बाइनोमियल थ्योरम। इसने कहा तुम रुको, तुम्हारे बस की नहीं है, मैं बताता हूं, मैं तुम्हारा जीवन आसान करता हूं।
न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले करना क्या चाहते हैं, हम न्यूटन ने कहा कि अगर मान लो तुम्हारे पास x प्लस वाई है, x प्लस वाई कैसा एक्सप्रेशन हुआ, बाइनोमियल, इसलिए बाइनोमियल बोलते हैं। इसकी पावर कितनी होगी, n। यहां पर x और y जो नंबर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स होनी चाहिए। सिंबल का मतलब पता है सबको, n कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। n जो होगा नेचुरल नंबर होगा। मतलब अगर कोई हमसे पूछ ले कि x प्लस वाई की पावर -2 इसका एक्सपेंशन बताओ, फिलहाल हम कहेंगे हमें नहीं आता, बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, फिलहाल हमें नहीं आता। न्यूटन ने जो अपनी बात कही थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी, नेचुरल नंबर्स के लिए। तो हम बात करेंगे पावर 1 आ जाए, पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, फ्रैक्शन में क्या होगा, बाद की बात है, कुछ लेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे। तो न्यूटन ने ऑब्जर्व करा, न्यूटन ने क्या देखा कि इन नंबर्स के बारे में एक स्पेशल है। मैंने तुमसे कुछ वैल्यूज निकलवाई थी, ये वैल्यूज याद आ रही है कुछ, ये 1 कितना है, 3c0 है, 3c1, 3c2, 3c3, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, याद आ रही है वैल्यूज, 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, याद आई वैल्यूज। तो उसने यही ऑब्जर्वेशन करी, उसने कहा अब इसको एक्सपेंड करने का आसान तरीका है। तो एक्सपेंशन उसने क्या बताया, उसने कहा सबसे पहले लिखो NC0, चालू कहां से करना है, NC0 से। अब तुम ये सोच के देखो, तुम्हारे पास दो बच्चे हैं, कौन कौन से, x और y, और तुम्हारे पास n टॉफी है, कितनी टॉफी है, n, जितनी पावर है। वो टॉफी तुम्हें दो लोगों में बांटनी है, कौन कौन से बच्चे, x और y। तो पहले तुम क्या करोगे, सारी की सारी टॉफी x को दे दोगे। तो x को कितनी टॉफी मिली, n। फिर लिखोगे NC1। अब NC1 का मतलब नीचे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जो दूसरा बच्चा है उसको कितनी टॉफी दोगे, 1। तो y की पावर 1 आएगी, कितनी टॉफी बची, टोटल n थी, एक y को मिल गई, तो x को कितनी मिली, n-1। फिर क्या लिखोगे, NC2। NC2 आ रहा है तो y को कितनी टॉफी दोगे, 2। बाकी कितनी टॉफी बची, वो किसको मिलेगी। तो इस तरीके से चलता जाएगा, आखिरी में क्या बनेगा, NCN। NCN का मतलब सारी टॉफी किसको देनी है, y को। x को कितनी टॉफी मिलेंगी। तो ये एक्सपेंड करने का तरीका आ गया। एग्जाम्पल करवाऊंगा, मत चिंता करो, फिलहाल ये समझ लो लिखा कैसे है। रुद्र कह रहे राजपाल यादव कौन है, शर्म कर। चलो ये बताता हूँ, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है, क्या करना है, NC0 लिखो, क्योंकि मैंने बताया था ना, अगर NCR है, NCR में R कहां से कहां जाएगा, 0 से लेकर n तक। तो NC0, NC1, NC2, NCN। यहां पर 0 है तो y की पावर 0 आएगी, सारी की सारी पावर किसको मिलेगी, x को। अगर NC1 है तो y की पावर 1, x की पावर n-1। अगर 2 है तो y की पावर 2, x की पावर n-2। अगर NC3 होता तो क्या होता, y की पावर 3, x की पावर। तो n टॉफी है, दो बच्चों में बांटनी है। कोई बात नहीं, एग्जांपल करेंगे, उससे क्लियर होगा थोड़ा सा। जैसे चलो बता ही देता हूं, जैसे मान लो ये आ गया, x प्लस वाई की पावर 4 है। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है, क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 4c0। 4c0 तो इसका मतलब y को कितनी पावर मिलेगी, भाई दोबारा बोलता हुआ दिख गया, मैं मारता हुआ लेके जाऊंगा तुझे, तो ऐसी बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या बात कर रहा था, क्या जरूरी बात थी, खड़ो, क्या पूछा था भाई, खड़ो। उसको पैसे दे रखेंगे पढ़ाने के, पहले बोल चुका हूं भाई, देख दोबारा फिर बोल रहा हूं, और लास्ट टाइम प्यार से, क्योंकि क्लास में अभी बैठना स्टार्ट करा, अभी तक तुम घर पे बैठ के पढ़ रहे थे अपनी कंफर्ट जोन में। मेरा फ्लो नहीं टूटना चाहिए भाई, अगर मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत होगी। बाकी गेम खेलो, दिक्कत नहीं है मुझे, घर वालों को दिक्कत होगी, इंस्टीट्यूट को दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पबजी खेल, जो खेलना कर खेल, मेरी सलाह तो ये होगी ना खेल, लेकिन मुझे डिस्टर्ब करने से अच्छा यही है कि कुछ मर्जी कर। लेकिन और दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूँ, 1 घंटे की क्लास में, है ना,
तो यहां पर शुरुआत किससे करते हैं? 4c0 से। अगर नीचे 0 है तो y की पावर कितनी आएगी? 0। सारी पावर किसके पास होगी? x के पास। 4c1, x की पावर कम, y की पावर 1। 4c2, y की पावर कितनी आएगी? 2। 4 में से 2 गया 2। 4c3, नीचे 3 है ना, तो y को पावर 3 मिलेगी, x को कितनी मिलेगी? 4 - 3 1। 4c4 आएगा, y की पावर 4 आएगी। ये एक्सपेंशन का तरीका है। इनकी वैल्यू निकालनी आती है अपने को सबकी, एक्सपेंशन आ जाएगा। नोट नहीं करना, ये करवाऊंगा सवाल, मत चिंता करो, नोट नहीं करना। सर इसके लिए इसमें प्रूफ कर दिया था। प्रूफ है इसका, वो करेंगे पीएनसी में। इसका प्रूफ अभी नहीं कर सकते। प्रूफ प्रूफ तो कहां से करवा दिया होगा? प्रूफ नहीं करवाया होगा। प्रूफ तो मतलब सारे ऐसे इसको n टाइम्स लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई में। अच्छा करवा रखा है, फिर तो बहुत बढ़िया। मतलब उसमें सिलेक्शन करना पड़ता है, करवा रखे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बाकी पीएनसी में कर लेंगे। सुन लो ढंग से, करवाया नहीं करवाया मत चिंता करो, जब पीएनसी चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना उसमें करेंगे। इसमें जो बताया था एनसीआर का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, वो वाला कंसेप्ट यूज होता है। चिंता मत करो, मुझे खुद को याद है, मैं करवा दूंगा। लेकिन अभी अगर पीएनसी में करवाने लग गया तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके लिए पहले 2-3 चीजें और बतानी पड़ेंगी, ठीक है? तो उसको एक बार इग्नोर करो। मान लो सर पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि रियल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ नहीं रहे हम। कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर आयटा लिख दूं, चैप्टर है बाइनोमियल, फोकस हमारा बाइनोमियल पर है। अब मुझे आयटा की प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी, तो क्यों करना है फिर? मतलब ऐसे तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम रियल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया, ठीक है? यस सर। अगर इसकी जनरल टर्म लिखनी हो, जैसे TR+1, TR+1 का मतलब क्या होता है? R+1th टर्म। जैसे हम T4 लिखते हैं, T4 से मतलब क्या होता है? 4th टर्म। T5 का मतलब क्या होगा? 5th टर्म। T100 का मतलब 100th टर्म। तो TR+1 अगर हमें लिखना हो तो चेक करो क्या हो रहा है। n तो आएगा ही आएगा, NC। फर्स्ट टर्म में नीचे कितना आ रहा है? 0। सेकंड टर्म में कितना आ रहा है? 1। थर्ड टर्म में कितना आ रहा है? 2। तो R+1th टर्म में एक कम आएगा। फर्स्ट में 0 आ रहा है ना, एक कम। सेकंड में 1 आ रहा है, एक कम। थर्ड में एक कम 2 आ रहे। R+1th में कितना आएगा? एक कम R आएगा। जो नीचे नंबर है वो किसकी पावर में आएगा? Y की। Y की पावर कितनी आ गई? R। कितनी पावर बच गई? वो किसकी पावर में आएगा? वो X के पास आएगा। ये चीज है बस। अगर ये चीज याद है तो आगे के 3 लेक्चर आसानी से निकल जाएंगे। समझ नहीं है? TR+1 का मतलब हम कह रहे हैं R+1th टर्म। जैसे अगर T7 लिख रहा हूं तो इसका मतलब 7th टर्म है, ठीक है? जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, जैसे एपी का फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि अगर nth टर्म पूछे तो a+n-1d, वैसे इसका फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा अगर फर्स्ट टर्म पर ध्यान दें, फर्स्ट टर्म में r की वैल्यू कितनी है? 0, एक कम है ना उससे। सेकंड टर्म में r की वैल्यू कितनी है? 1, सेकंड टर्म में 1 आ रही है। थर्ड टर्म में कितनी आ रही है? 2, एक कम आ रही है। तो R+1th टर्म में एक कम आएगा। R+1 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? R। फिर मैंने कहा क्या कम कहा मतलब? अरे फर्स्ट टर्म में 0 आ रहे, सेकंड टर्म में 1 आ रहे, थर्ड टर्म में 2 आ रहे, तो एक एक पीछे आ रहे ना। थर्ड टर्म में वैल्यू 2 आ रही है, R की वैल्यू की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म में यहां पर 0 है, फर्स्ट टर्म में है NC 0, सेकंड टर्म में कितने? NC 1 है, थर्ड टर्म में कितने? NC 2। तो 1 है तो 0 आ रहे, अगर 2 लिखा हुआ है तो उससे एक कम 1 आ रहा है। चमक गया? ठीक है। तो R+1 है तो उससे एक कम आएगा, कितना आएगा? R। अगर यहां पर 0 है तो y की पावर 0 है, 1 है तो y की पावर कितनी आ रही है? 1, 2 है तो y की पावर 2 है। अगर R होगा तो y की पावर कितनी होगी? R। अगर y की पावर 1 है तो x की पावर n-1, 2 है तो n-2,
3 होगी तो n-3, अगर r होगा तो n-, तो ये जनरल टर्म है, इससे ही हम एक्सपेंशन करते हैं। आगे के 3-4 लेक्चर में इसी से काम चलाना है अपने को। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखना है बस। किसी को दिक्कत है कुछ? नमन कह रहे हैं सर ये क्या किया है समझ नहीं आया। बच्चे एक बार फॉर्मूला याद कर ले, प्रूफ वगैरह कहां से है वो छोड़ एक बार। सर टाइम हो गया। टाइम नहीं हुआ अभी। नवनीत सर की 5:15 बजे क्लास है, तो 5 बजे तक मेरी क्लास हुआ करेगी। अगर 1 घंटे की क्लास होगी तो सिलेबस पूरा नहीं होगा तुम्हारा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि 1 घंटे की क्लास ली और स्पीड से करवाऊं मैं, तब समझ में नहीं आएगा। तो तसल्ली से पढ़ते रहो। ये वाला क्वेश्चन इस तरह नहीं होगा। अभी रुक जा बच्चे, इतना थोड़ी बहुत लंबी फाइट है अभी, तो तू ज्यादा कुछ ज्यादा एक्साइट हो जाती है तू। तो नवनीत से भी तो 1.5 घंटा लेते हैं ना तुम्हारी क्लास? यस सर, 7 बजे तक होता है। नहीं तो अभी क्या दिक्कत है? नवनीत सर आगे ठीक है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, देखो वैसे तो हम क्या बोलते हैं, सुन लो अभी बातें होगी पैकिंग। वैसे तो हम क्या बोलते हैं, 2+3 और 3+2 बराबर होते हैं ना। पहले किसको लिख रहे हो बाद में किसको लिख रहे हो, प्लस में फर्क नहीं पड़ता। यहां पर फर्क पड़ेगा, यहां पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि बात वही है कि अब जैसे मान लो आईआईटी वाला जो स्टैंडर्ड चला हुआ है, स्टैंडर्ड क्या है पहले वो सुन लो, कि जो पहला नंबर होता है x, उसकी पावर हमेशा कम होती है। चेक करो, पहले n थी, फिर n-1, फिर n-2। तो नंबर्स को अरेंज ऐसे किया जाता है कि पहले वाले नंबर की पावर लगातार कम होती जाए, जो बाद वाला नंबर है y, इसकी पावर लगातार क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो अगर आईआईटी वाला पूछ रहे कि इसकी 4th टर्म बताओ, तो 4th टर्म वो अपने हिसाब से पूछ रहे ना, तो तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि तुम x + y को बोल दो कि सर इसको y + x लिख लिया। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी ही वैल्यू इसकी आएगी, लेकिन जब इसकी 4th टर्म निकालोगे और इसकी 4th टर्म निकालोगे अलग आ जाएगी। तो वो ध्यान रखना, अपनी तरफ से चेंज मत कर देना। दोबारा फिर बोल रहा हूं, पहले नंबर की पावर लगातार कम होगी, दूसरे नंबर की पावर लगातार बढ़ेगी। इसको नोट बनाकर लिखो। क्लास नीचे लगी क्या हमारी? नहीं लगी, पता नहीं, हो सकता नीचे ले रहे हो तो। नीचे तो कहाँ लेंगे? In the expansion of x plus y raised to the power n, the exponent of the first term decreases. पहले टर्म की पावर क्या होगी, कम होगी, and the exponent of, अरे चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, and the exponent of the second term increases. सवाल हो ना हो, लेकिन अगर ये गलती कर दी तो मतलब वो एक तरह से पाप है कि x + y, y + x मत लिख देना बस, ठीक है। बाकी चाहे सवाल करो ना करो कोई बात नहीं, बच्चों वाली गलती नहीं करनी है अपनी। और क्लास नहीं छोड़नी, अभी फिजिक्स के लिए टाइम है तुम्हारा, 5:15 बजे है, कहीं क्लास छोड़ के भाग रहे हो? हाँ भाई बोल। पीएनसी के अलावा ऑब्जर्वेशन है। न्यूटन ने जब पहले दिया था उसने ऑब्जर्वेशन ही करी थी कि ये 60, 61, 62 चल रहे हैं और 66 तक जा रहे हैं, लेकिन प्रूफ इसका पीएनसी से ही है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, x + y की पावर n को लिखते हैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करके, फिर हम बोल देते हैं n ग्रुप्स हैं, उसमें से r ग्रुप्स का सिलेक्शन करना है। समझा तो सकता हूँ, लेकिन वो पीएनसी वाली सोच अभी तुम्हारी वो डेवलप, एक तरह से उसकी चीजें पता होनी चाहिए कुछ कुछ।
तो वहां से आएगा। तो इतने ग्रुप सिलेक्ट करने हैं, तो n में से r ग्रुप सिलेक्ट करने की जो चांसेस हैं, जो वेज हैं, वो NCR होंगे। जब ग्रुप सिलेक्ट हो गए तो x इतनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो अभी एक बार उसको साइड में रखते हैं, PNC में कर लेंगे। और जब PNC चैप्टर हो जाएगा तुम उसके बाद खुद भी देख सकते हो प्रूफ कहां से है। आसान है, ज्यादा PNC तुम्हारा सबसे टफ और सबसे प्यारा चैप्टर है। नॉर्मली बच्चों को टफ लगता है, बाकी उतना टफ नहीं है, इंटीग्रेशन ज्यादा टफ होता है, अलग टाइप का टफ है, उसमें कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। अगर तुमने 9वीं 10वीं की मैथ्स नहीं भी पढ़ी ना, जोड़ गुना भाग घटाओ बस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। नहीं, कैलकुलेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, कॉमन सेंस चाहिए उसके लिए। एक तो होता है जो ट्रेन्ड माइंड होता है, एक बंदर को भी सिखा दो कि हाँ इस बटन दबाना है, अब ये करना है, तो वो सीख जाएगा। एक होता है रो माइंड होना चाहिए कि कॉमन सेंस वाला, कि हाँ जो चीज सिखानी थोड़ी मुश्किल होती है। चलो फालतू की बातें बहुत होगी। कुछ हमारे पास 5 मिनट चुप रहो। हाँ जी, कुछ हमारे पास सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं, वो देखते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हैं, हमने चालू कहां से करे? 0 से। खत्म कहां पर करे? बच्चे तू डिस्टर्ब कर रही है मुझे बार बार। कोई बात नहीं, देख के जा रहे हैं ना, कुछ बोल तो नहीं रहे। 2 मिनट चुप बैठ जा। अगर 1 से n तक बात करें, 1 से n तक कितने नंबर है? n नंबर है। 0 से n तक कितने नंबर आएंगे? n+1। दूसरी बात यहां पर भी देख लो, अगर पावर 4 है कितनी टर्म्स आ रही है? 5 आ रही है। पावर 5 है तो कितनी टर्म्स आ रही है? 6। पावर 3 है तो 4 टर्म्स आ रही है। तो यहां पर तुम लिखोगे इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus y raised to the power n, there are n+1 टर्म्स। जितनी पावर रखोगे उससे एक ज्यादा टर्म आएगी। अगर पावर 100 रख रहे हो तो कितनी टर्म्स आएंगी? 101 आएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट, दोबारा उसी चीज को लिख रहा हूं क्योंकि जितनी बार लिखो उतनी बार कम है। TR+1 कितना होता है? NCR, x की पावर n-r, y की पावर r। अगर एक्सपेंशन को छोटे तरीके से लिखना हो तो क्या कर देंगे? इसके ऊपर सिग्मा लगा देंगे, क्योंकि अगर सारी टर्म्स को ऐड कर दिया तो एक्सपेंशन ही बन गया ना अपने पास। ये देखो, सारी टर्म्स को ऐड कर रखा है तो एक्सपेंशन बन गया। r 0 से चालू होकर कहां तक जा रहे हैं? n तक। तो r की वैल्यू आएगी 0 से लेकर n तक। इतना काम हुआ। एक और चीज नोटिस करो, या यहीं से देख लो, x की पावर का और y की पावर का सम कितना है? n-r प्लस r। कितना आएगा? n आएगा। तो जितनी ओवरऑल पावर होगी उतना ही x और y की पावर का सम आएगा। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर देखते हैं। द सम ऑफ द इंडाइसिस, इंडाइसिस बताया था ना, इंडेक्स का प्लूरल है द पावर, सम ऑफ इंडाइसिस यानी पावर्स ऑफ x एंड y इज इक्वल टू n। x और y की पावर्स का सम करोगे तो हमेशा n आएगा। जैसे यहां पर तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, ओवरऑल पावर कितनी रखी है अपनों ने? 5। x की पावर 4, y की पावर 1, सम कितना है? 5। x की पावर 3, y की पावर 2, सम कितना है? 5। यहां पर पावर 6 रखी थी तो चेक करो, 4 + 2 कितना रहे? 6। वो हमेशा आएगा। ठीक है, थैंक यू। रुक जाओ अभी 2 मिनट और। The coefficients of the terms
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट। एक काम करना, लास्ट वाला पॉइंट अभी मत लिखना, 5 मिनट ये मत लिखो अभी, 1 मिनट रुको, इसमें थोड़ी सी अधूरा लिख दिया मैंने। द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, अगर ये ना दिख रहा हो तो द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट में फर्क होता है, वो अगली बार देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट एंड द एंड आर इक्वल। कहने का तात्पर्य क्या है हमारा, यहां पर देखो पहली टर्म का कोफिशिएंट कितने, 1, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट कितने, इसका 6 है, सेकंड टर्म का, सेकंड लास्ट का कितने 6, थर्ड टर्म का 15 है, थर्ड लास्ट का भी कितने 15। चेक करो, फर्स्ट टर्म का 1 है, लास्ट टर्म का भी 1 है, सेकंड टर्म का 3, सेकंड लास्ट का 3। समझ में आ रही है? आगे से अगर 5वीं टर्म ले रहे हो, पीछे से 5वीं टर्म ले रहे हो, सबके बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। बाइनोमियल कोफिशिएंट होता क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ही होता है, फिलहाल हमारे लिए कोफिशिएंट ही है। तो वही बात लिखी हुई है। और इस चीज के पीछे कारण क्या है कि हम जानते हैं NCR इक्वल टू होता है NCN-R। ये हो रहा ना, आगे से देखोगे तो NCR आएगा, पीछे से देखोगे क्या आएगा NCN-R। ये हो गया। और एक लास्ट पॉइंट और है, वो लिख लो, बाद में कल बात करेंगे। जो क्वेश्चन दिए कितने दिए टोटल, 2 दिए 3 दिए, 2 दिए, वो करके लाओगे। अभी और भी क्वेश्चन दूंगा। हाँ, छोटे छोटे सिंपल से सवाल है। कभी कभी तुम्हें वो ये बोल देता है कि kth टर्म फ्रॉम द एंड बताओ कितनी आएगी। जैसे एपी में याद है सवाल करे थे, एपी में बोले था लास्ट से 5वीं टर्म बताओ, लास्ट से 8वीं टर्म बताओ। तो वैसे ही मान लो बाइनोमियल में पूछ ले कि एंड से kth टर्म बताओ, तो इसका तरीका क्या होगा, तुम स्टार्टिंग से निकालोगे n-k+2th टर्म, n-k+2th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। ये एक बार रिजल्ट लिख लो, टाइम है नहीं उतना समझाने का। जो प्रूफ तो छोड़ो, प्रूफ तो है नहीं इसका, कुछ सिंपल सी चीजें ऑब्जर्वेशन है, और जो इसका एग्जांपल है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स अपने को ध्यान में रहने चाहिए। कल क्लास लगाने से पहले नोट्स रिवाइज करने जरूरी है, खासकर जो पिछले वाला पेज था जहां पर फॉर्मूला एक्सपेंड किया था, कितनी टर्म्स आती हैं, जनरल टर्म क्या है, एक्सपेंशन करते कैसे हैं, एक्स और वाई की पावर्स का सम बराबर होता है n, आगे से कोफिशिएंट लिखो, पीछे से लिखो, बराबर आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और जिसने नोट करना है नोट कर लिया तुम लोगों ने? कुछ बहुत ही सिंपल से सवाल है, बस तुम्हें एक्सपेंड करना है। कुछ नहीं करना, बस ये करना है, x+y की पावर 7 का एक्सपेंशन। आसान है, पास्कल ट्रायंगल की मदद नहीं लेनी, जो फॉर्मूला पढ़ा है उसकी मदद से करना है। करके देखना, बहुत सिंपल सवाल है। x+2y की पावर 4, इसका करके लाओगे। 2x + 3y पूरे की पावर 5, बस ये 3 दे रहा हूं, ठीक है? सिंपल सी चीज है, करके लाना बस। कोई डाउट है भाई किसी को? नो सर। ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो करना है। पावर 4 थी, 2x + 3y की होल पावर 4 थी, 5 थी, पता नहीं, देखो 5 थी क्या? फिफ्थ पॉइंट बच्चे नोट कर ले एक बार, बस वो अगली बार एग्जांपल करेंगे।